हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीवीजीटी की क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 12 के लेसन 5 में सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। वहाँ हमने जाना कि किस प्रकार से कौन से क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम किसी भी जीव में लिंग निर्धारण कर सकते हैं और किन किन वैज्ञानिकों ने मिलकर इसका योगदान दिया था। इस वीडियो में हमें पढ़ना है उत्परिवर्तन के बारे में, यानी म्यूटेशन के बारे में। तो म्यूटेशन कहते किसे हैं? तो किसी भी जीव में अचानक होने वाले परिवर्तन या विभिन्नताएं जिसके फलस्वरूप जीव में नए बदलाव आते हैं और वो वंशागत होते हैं, मगर वो बदलाव असतत होते हैं। मतलब ये कि वो बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी जाएंगे नहीं। अगर एक पीढ़ी में वो बदलाव हुई तो अगले पीढ़ी में बदलाव नहीं हो पाएगी, और ये बदलाव जीन विनिमय के कारण होती है। तो ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं म्यूटेशन। अब बात आती है कि म्यूटेशन की खोज किसने की थी? तो म्यूटेशन की खोज की थी ह्यूगो डी व्रीज ने 1901 में, और ये अपना खोज उस समय चार्ल्स डार्विन के खोज के समय विकासवाद के साथ इन्होंने प्रस्तुत किया था उत्परिवर्तनवाद को। इनका खोज मुख्य रूप से पादप प्लांट इवनिंग प्राइमरोज के ऊपर था, जिसका बॉटिकल नेम होता है ओनिथेरा लेमरकाना। और उन्होंने इस पौधे पर खोज के बताया कि नहीं किस प्रकार से किसी पादप में उत्परिवर्तन के फलस्वरूप उनमें बदलाव या नए पौधे का जन्म होता है। और उनका थ्योरी या थीसिस ये था कि किसी भी जीव में अगर उत्परिवर्तन हो रहा है तो उनका जो जनक के समान है उनसे अलग गुण दिखने को मिलते हैं और एक नए जीव उत्पन्न होते हैं। तो आइए हम देखते हैं उत्परिवर्तन के बारे में डिफिनीशन के साथ। तो सबसे पहला आता है कि उत्परिवर्तन कहते किसे हैं? उत्परिवर्तन म्यूटेशन के बारे में, ठीक है। डिफिनेशन लिखेंगे, जीवों में अचानक होने वाले परिवर्तन असतत विभिन्नताएं जो वंशागत होती है और इसके फलस्वरूप नए जीवों का उदय होता है, ठीक है। तो ये हुआ डिफिनीशन, परिभाषा कि हम उत्परिवर्तन को कैसे समझा पाएंगे। तो जीवों में अचानक उत्पन्न होने वाले, मतलब कि ये एक तरह से ऐसा नहीं है कि प्रभावी और अप्रभावी के समान है कि वो छिपा हुआ चला रहा है, नहीं, ये अचानक परिवर्तन होता है और परिवर्तन होने का जो कारण है वो कुछ भी हो सकता है। अब बात आती ये है कि उत्परिवर्तन होने का कारण क्या हो सकता है। तो उत्परिवर्तन होने का जो कारण होता है उसे हम बोलते हैं म्यूटाजेंस, ठीक है। म्यूटाजेंस के कारण किसी भी जीव में उनके क्रोमोसोम में क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है। तो ये है कारक, फैक्टर है, ठीक है। फैक्टर, बिना फैक्टर का कोई भी कार्य हो नहीं पाता है। तो ये फैक्टर क्या है? म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस ही किसी भी जीव के क्रोमोसोम में बदलाव लाता है। अब वो बदलाव हो सकता है कि वो जीन के क्रोमोसोम के नंबर ऑफ क्रोमोसोम को बढ़ा के करे, घटा के करे, या पूरे एक सेट को हटा के करे, ठीक है, या किसी एक क्रोमोसोम के ऊपर किसी जीन को बढ़ा घटा के करे, या डीएनए के खंड को घटा बढ़ा कर सकता है। तो ऐसे बदलाव में जब कभी भी होंगे तो कोई ना कोई एक फैक्टर होता है, कोई कारक होते हैं। तो वो फैक्टर है, कारक कौन है? म्यूटाजेंस। अब बात आती है जो म्यूटाजेंस है, तो इस म्यूटाजेन के वजह से जो बदलाव आती है जीवों में उसे बोलते हैं म्यूटेंट। क्या बोलेंगे? म्यूटेंट बोलेंगे। अब ये म्यूटेंट जो है या म्यूटाजेन है, तो इस म्यूटाजेन के स्मॉल
यूनिट को, स्मॉल यूनिट को बोलते हैं म्यूटॉन। ठीक, तो ये तो कुछ बेसिक बातें जो जाननी जरूरी है कि कारक कौन है जो किसी भी जीव के क्रोमोसोम में बदलाव लाता है, तो वो है म्यूटाजेंस। अब म्यूटाजेंस दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो फिजिकली या तो केमिकली। ठीक है, और फिजिकली बात करें तो कुछ अन्य प्रकार के कारकों के कारण होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ उर्वरक शक्ति हो सकते हैं, फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं। और केमिकली बात करें तो मुख्य रूप से केमिकली बात करें तो इन सब सारी चीज़ को हम ले सकते हैं। और फिजिकली बात करें तो रेडिएशन हो सकता है, आयनाइजेशन रेडिएशन हो सकता है, यूवी रेज हो सकते हैं, ये सब कारण हो सकते हैं। तो म्यूटाजेंस है, तो हमने कहा कि म्यूटाजेंस फैक्टर हुआ, और म्यूटाजेंस की वजह से जिस क्रोमोसोम या जीवों में बदलाव हुए और जो जीव नए बने वो होंगे म्यूटेंट, और म्यूटाजेंस का स्मॉल यूनिट होता है म्यूटॉन। अब बताते हैं कि इसकी खोज किसने की थी, तो हमने बताया कि इसकी खोज ह्यूगो डू ब्रिज ने की थी। तो यहाँ साइंटिस्ट का नाम जानना होगा आपको कि इसकी खोज ह्यूगो डी वेरिस ने 1901 में किया। कब किया? जिस वर्ष मुख्य रूप से चार्ल्स डार्विन का विकासवाद बहुत ही चर्चे में था, उनके समर्थन में अपना योगदान दिया। क्या? उत्परिवर्तनवाद का, उत्परिवर्तनवाद। ठीक है, उत्परिवर्तनवाद का दिया। और इन्होंने खोजा किस पादप में? तो वो पादप था इवनिंग प्राइमरोज। ठीक है, जिसका बोटेनिकल नेम होता है ओइनोथेरा लेमार्कियाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम याद करना है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछता है कि ह्यूगो डी ब्रिज ने किस पादप पर अपना खोज किया, उत्परिवर्तनवाद का खोज किया। तो वो प्लांट है इवनिंग प्राइमरोज। ठीक है, उसका बोटेनिकल नेम क्या है? ओनियोथेरा लेमार्कियाना। तो ये बेसिक पॉइंट थी हमें जानने की कि परिभाषा क्या होगा, परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। तो जीव में अचानक होने वाले परिवर्तन वो भी असतत होगा, मतलब कि लगातार नहीं हो सकते। वो अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो जा रही है तो हो नहीं सकता कि वो उत्परिवर्तन फिर कैरी हो। ठीक है, सतत होता तो कैरी होता, असतत का मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये लगातार नहीं होंगे। ठीक, तो उत्परिवर्तन की वजह से नए जीवों की उत्पत्ति होती है, नए जीव बनते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं कि उत्परिवर्तन होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं, उस पॉइंट को, उत्परिवर्तन होते कितने प्रकार के हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके नोट्स में होंगे। ठीक, अब आता है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, उत्परिवर्तन के प्रकार। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। तो पहला है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, इसको बोलेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक, दूसरा है जीन उत्परिवर्तन, जिसको बोलेंगे जीन म्यूटेशन। ठीक है, इसी दो उत्परिवर्तन को हमको पढ़ना है डिटेल से, अच्छे से जानकारी इस तौर पर। तो इस टॉपिक का जो है वो वीडियो दो पार्ट में बनेगा। इस पार्ट में हम पहले एक का डिस्कस करेंगे, किसको? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन को। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या होता है। तो ये ऐसा उत्परिवर्तन है जिसमें गुणसूत्र के ऊपर या तो संख्यात्मक या संरचनात्मक ढंग से बदलाव होता है, उसको बोलते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। मतलब ये कि कोई भी गुणसूत्र है उनमें या तो संख्या के तौर पर, मतलब ये कि या तो क्रोमोसोम का पेयर एक या दो या कुछ कम बढ़ेगा या तो
घटेगा, या तो पूरे एक सेट का बदलाव हो सकता है। तो ऐसे में संख्यात्मक हो गए, और संरचनात्मक कहने का अर्थ ये कि किसी भी सेट ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर कोई एक खंड का या तो विलोपन होगा, या तो हटेंगे, या तो उनका गुणन होगा, या तो उनका कॉपी हो सकता है, ठीक, या तो उनके दो सेट ऑफ क्रोमोसोम के बीच इंटरसेक्स या इन्वर्सन हो सकता है। तो ये सब क्रियाएं होंगी किसके अंतर्गत? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के अंतर्गत। अब बात आती है कि संख्यात्मक की वजह से बहुत सारे विकार भी आते हैं, डिसऑर्डर जो हमें पढ़ने होंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर को लेकर। तो बहुत सारे डिसऑर्डर भी आते हैं संख्यात्मक को लेकर। होता क्या है कि मान लीजिए किसी सेट ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर, किसी भी सेट ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर किसी भी मुख्य रूप से क्रोमोसोम का बढ़ना और घटने की वजह से, मान लीजिए कि किसी एक क्रोमोसोम के ऊपर एक क्रोमोसोम बढ़ गया, तो पहले से सेट ऑफ क्रोमोसोम 2 होते हैं और 2 में एक और बढ़ गया, तो वैसे क्रोमोसोम को ट्राइसोमी कहते हैं। और ट्राइसोमी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल हैं जो हमें सिंड्रोम के अंदर पढ़ना है, विकार के अंदर पढ़ना है। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का परिभाषा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? पहला, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, ठीक। देखिए, गुणसूत्रों के संख्या व संरचना में बदलाव के फलस्वरूप उत्पन्न परिवर्तन ही गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो हमने 2 पॉइंट इस पे कहा, वो 2 पॉइंट ध्यान देना, क्या कि संख्या और संरचना, इन दोनों में बदलाव जो होंगे और उनके फलस्वरूप जो जीव बनेंगे, ठीक है, उनके फलस्वरूप जो परिवर्तन होगा, जो जीव नए बनेंगे, तो वो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। अब आते हैं पॉइंट ये कि गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो इनके आधार पर 2 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है। एक तो होगा संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, ठीक है। उत्परिवर्तन, और दूसरा होगा संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो इस 2 पॉइंट को हमें देखना है कि जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है वो 2 प्रकार के होते हैं, कौन? संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो ये पॉइंट हमें डिस्कस करना है। चलिए आज देखते हैं कि क्या करते हैं। पहला पॉइंट मेरा है संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो पहला मेरा था संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, ठीक है, जिसको बोलेंगे न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसका परिभाषा क्या होगा, ठीक है। तो परिभाषा लिखते हैं हम लोग यहां से,
गुणसूत्रों के संख्या में बदलाव फलस्वरूप उत्पन्न परिवर्तन संख्यात्मक उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो हमने संख्या की बात की, तो संख्या हमने कहा कि संख्या में हो क्या सकता है कि किसी गुणसूत्र के ऊपर किसी भी मुख्य रूप से क्रोमोसोम का बढ़ना या घटना हो सकता है। चलिए हम देखते हैं कि संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में किस प्रकार से घटना बढ़ना हो सकता है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जांपल लेकर कि मान लीजिए कोई क्रोमोसोम है ये, और क्रोमोसोम कैसे होते हैं 2n के पेयर्स में। अगर ये 2n के पेयर्स मतलब 2 जोड़े हैं, अगर किसी बीच कारणवश इनमें एक क्रोमोसोम की बढ़ोतरी होगी यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो परिवर्तन होगा वो संख्या बदलाव के यानी संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के अंतर्गत हो सकता है। तो किसी एक क्रोमोसोम या कुछ क्रोमोसोम के बढ़ने की वजह से जो बदलाव होगी वो होगा हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी, ठीक है, इसको बहुसूत्रीय बोलते हैं। अगर मान लीजिए किसी क्रोमोसोम में, अगर किसी क्रोमोसोम में अगर कोई एक क्रोमोसोम क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक, तो इसको बोलते हैं हाइपोप्लॉइडी। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, हाइपोप्लॉइडी। तो ये 2 पॉइंट हम लेके चलेंगे कि कैसे हम जाने कि ये पूरा जो हमारा है, तो ये दोनों कैसे कार्य करते हैं और इनकी वजह से कौन कौन से विकार उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपरप्लॉइडी और हाइपोप्लॉइडी को। तो हाइपरप्लॉइडी को हम समझाते हैं कैसे होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें किसी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 2 3, ठीक है। अगर मान लें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम के 2 के ऊपर एक क्रोमोसोम आके जुड़ गया, ठीक है, तो 2 पर क्या हुआ क्रोमोसोम के ऊपर, यहां हम लिख लेंगे क्रोमोसोम नंबर 2 पर एक आकर जुड़ गया, तो ये क्या होगा 2n+1, क्योंकि पहले से तो वो 2 पेयर में थे, मतलब कि एक पेयर में थे और एक पेयर में 2 आते हैं, तो 2n+1। तो ऐसे बढ़ोतरी को बोलेंगे ट्राइसोमी। ठीक है, ट्राइसोमी जो हमें सिंड्रोम में पढ़ना है आगे चलकर कि क्या होते हैं। इसी तरह मान लीजिए कि अगर एक और क्रोमोसोम नंबर 3 पर आके बढ़ जाए, ठीक है, तो यहां होगा क्रोमोसोम नंबर 3 पर एक और आके बढ़ गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2n+1+1, तो ये होगा डबल ट्राइसोमी। ठीक है, अब बात है कि यहां एक बढ़ रहे हैं, किसी क्रोमोसोम के ऊपर 2 आ जाए, ठीक है, 2 क्रोमोसोम की बढ़ोतरी हो जाए, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट मान ली हमने 2 ऐड कर दिया, तो ये होगा 2n+2, ये हो जाएगा टेट्रासोमी। टेट्रासोमी। और उसी तरह मान लीजिए कि हमने फिर कहा कि क्रोमोसोम नंबर 2 पर एक और आके पेयर जुड़ जाए, ठीक है, मतलब 2 पेयर्स हो गए, तो ऐसे अगर कोई कंडीशन उत्पन्न होगा तो इसको बोलेंगे क्रोमोसोम नंबर 2 पर +2+2, तो इसको बोलेंगे हम 2n+2+2, ये होगा डबल टेट्रासोमी।
अब बात आती है कि सबसे ज्यादा जो विकार का जो क्वेश्चन पूछा जाता है डिसऑर्डर का, वो ट्राइसोमी से ही पूछी जाती है। ठीक है, ट्राइसोमी से। जैसे एग्जांपल में लेंगे कि किसी भी क्रोमोसोम नंबर जो सेट हमारा है, क्रोमोसोम का जो सेट है, उस क्रोमोसोम के सेट नंबर 21 पोजीशन पर कोई क्रोमोसोम आके जुड़ रहा है, ठीक है, तो वो बदलाव जो होता है वो कहलाता है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, याद करना है, जो हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से, कि 21वें नंबर पोजीशन पर क्रोमोसोम में जब बदलाव आएगा, मतलब एक क्रोमोसोम आके जुड़ेगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा डाउन सिंड्रोम। अगर वहीं 18th पोजीशन पर कोई क्रोमोसोम आकर जुड़ेगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा एडवर्ड सिंड्रोम। अगर मान लिया 13th पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर या 13th पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम पर आकर कोई क्रोमोसोम ऐड हुआ, एक ही क्रोमोसोम, क्योंकि ट्राइसोमी में याद करना हमको एक ही क्रोमोसोम आके जुड़ेगा, तो जुड़ा, तो इसको हम बोलेंगे पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम। और इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि ट्राइसोमी सेक्स क्रोमोसोम में हो जाए। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम में जैसे समझिए यहां पर अगर हमने कहा कि ट्राइसोमी ऑन सेक्स क्रोमोसोम, तो ट्राइसोमी का मतलब ही है क्या, हमने बताया कि ट्राइसोमी का मतलब क्या, कि किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर एक क्रोमोसोम का बढ़ना, ट्राइसोमी, इसको याद करना है। ठीक है, ट्राइसोमी मतलब कि एक क्रोमोसोम का बढ़ना। तो यहां जो ट्राइसोमी हो रहा है सेक्स क्रोमोसोम पर, तो इसकी वजह से होता है क्लिनेफेल्टर्स सिंड्रोम। ठीक है ना, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। एग्जाम्पल बहुत अच्छा इसका है कि मेल के अंदर जो XY क्रोमोसोम होता है, इसमें एक X क्रोमोसोम आकर ऐड हो जाता है, और यही कहलाता है क्या, ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, जो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम के अंदर हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर में, अच्छे से जानेंगे। तो इसकी वजह से जो मेल होता है, वो मेल में फीमेल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, और वो कहलाता है क्या, सिंड्रोम के अंतर्गत, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम के अंतर्गत ये आते हैं। तो ये पॉइंट था हमें जानने के लिए कि संख्यात्मक में जो हमारा है, वो मुख्य रूप से जो बदलाव हो रहे हैं वो क्रोमोसोम के बढ़ने की वजह से हो रहे हैं। हमने कहा कि बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, तो आइए हम घटने वाले को देखते हैं। ये था बढ़ने वाले को, तो याद करना जो बढ़ने वाली बात होगी वहां ट्राइसोमी मतलब क्या, सोमी आएगी। ठीक है, ट्राइसोमी, फिर दो बढ़ रहे हैं डबल सोमी, दो एक साथ बढ़ रहे हैं टेट्रासोमी, और फिर कहीं दो एक साथ बढ़ रहे हैं तो डबल टेट्रासोमी। ठीक है, तो ये बदलाव हो रहे हैं क्रोमोसोम, वही पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर बदलाव हो रहे हैं। ठीक है ना, पूरे एक सेट में बदलाव की बात नहीं है, क्रोमोसोम के ऊपर के बदलाव हो रही है। अब आते हैं हम लोग कि कमी को क्या बोलते हैं, कमी को देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक ये सेल है और इसके अंदर क्रोमोसोम के ये पेयर्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, मान लेते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 2 से एक क्रोमोसोम हमने क्या किया, घटा दिया, तो हम यहां लिखेंगे क्रोमोसोम नंबर 2 से एक हमने क्रोमोसोम हटा दिया। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2n-1, और ये कहलाता है मोनोसोमी। मोनो मतलब एक, ठीक है, एक क्रोमोसोम का वहां से क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो ये मोनोसोमी होगा। अब मान लीजिए हमने क्या किया कि क्रोमोसोम नंबर 3 से एक और क्रोमोसोम हमने हटा दिया। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, यहां हम लिखेंगे क्रोमोसोम नंबर 3 से एक और क्रोमोसोम हट गया। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे, 2n-1 ये होगा डबल मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी। अगर मान लीजिए कि इसी दोनों क्रोमोसोम को फिर से हम लेके चलें, अगर दोनों क्रोमोसोम फिर से गायब हो जाए, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 2 पर मान लीजिए हम यहां दिखाते हैं, क्रोमोसोम नंबर 2 पर दोनों क्रोमोसोम गायब हो गए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 2n-2,
और ये होता है नल्लीसोमी, ठीक है, नल्लीसोमी। अब उसी तरह मान लिया क्रोमोसोम नंबर 3 पर जो हमारा क्रोमोसोम है वो दोनों गायब हो जाए, ठीक है, 3 से, तो ये क्या होगा, तो ये होगा 2n-2 और ये होंगे डबल नल्लीसोमी, ठीक। इसका एग्जांपल आता है इसको सबसे बड़ा मोनोसोमी का, वो है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, जो फीमेल में होता है। होता क्या है कि जो मुख्य रूप से क्रोमोसोम है वह X0 हो जाते हैं, ठीक। तो हमें जो पढ़ने हैं मुख्य रूप से, तो ये सब सिंड्रोम हमको आगे पढ़ने हैं, ठीक है, 2 वीडियो बाद हमें पढ़ने हैं कि कैसे सिंड्रोम कार्य करते हैं, कौन से सिंड्रोम कैसे होते हैं, मेंडेलियन सिंड्रोम जो होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, वो रिसेसिव कैसे होते हैं, सारे पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट्स जानने के लिए ये कि संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में जो 2 उत्परिवर्तन मुख्य रूप से हो रहे थे, मतलब एक कि एक तो बढ़ रहा है और एक क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब हाइपरपोलाइडी और हाइपोपोलाइडी, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट हैं इसको समझना जरूरी था कि कैसे ये बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके एग्जाम्पल कभी पूछे जाते हैं। तो ये था गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम मिलेंगे जहां हम पढ़ना होगा हमें क्या, संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में, और एक टॉपिक और मेरा रह गया था वो था जीन उत्परिवर्तन के बारे में। अगले वीडियो में इस दोनों पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक। जैसे हमने कहा आपको कि इस टॉपिक का 2 वीडियो बनेगा क्योंकि लॉन्ग है, डिस्कस भी करनी है इस चीज़ को। उसके बाद जो अगले वीडियो में मिलेंगे तो वहाँ हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिसऑर्डर हैं, किस प्रकार से डिसऑर्डर काम करते हैं, ठीक। फिर जैसे मान लीजिए सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, ये सब सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो के अगले वीडियो बाद हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।